ओके रेडी। अब सुनो, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हमें तो पता ही है कि भाई डेमोक्रेट्स के टाइम से एटम के बारे में सुनाई दे रहा है, ठीक है। डेमोक्रेट्स साइंटिस्ट थे, वहां से हमें पता चला है कि एटम करके कोई चीज होती है। एटम का जैसे हुआ कैसे, एटम नेम कैसा है, तो एटोमी का मतलब होता है नॉन डिविजिबल। उसको हम लोग ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये चीज है, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे इसमें एफर्ट दिए, तब जाके हमें क्या मिला हुआ है बच्चों, एटम मिला हुआ है। आपको पता है, अगर आप अभी सोचो आपको जितना एटम है उससे भूल जाओ, सपोज आपको पता ही नहीं एटम क्या है, तो वहां से हमें जाके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि पहले हर कोई किसी को पता ही नहीं व्हाट डू मीन बाय एटम, लेकिन हाँ आप सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन करो, इतना ब्रेक डाउन करो, लास्ट में एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। तो उसको उन लोगों ने क्या बोल दिया, particles which cannot be further divided, that small particle is known as a atom. अब एक किसने बोला था, डेमोक्रेट्स ने, आया ना। हाँ लेकिन उस टाइम पे पादरियों का चलता था, जैसे हमारे यहाँ पर पुजारी होते हैं, मौलाना होते हैं, वैसे उस टाइम पे पॉप का बहुत था, क्रिश्चियन का, समझ रहे हो बात। तो डेमोक्रेट्स वन फिलोसोफर, उसने ये बताई कि अगर कोई भी चीज है तो एटम से बनी हुई है, तो सब उसके ऊपर गुस्सा हो गए। पॉप ने बोला ऐसा नहीं है, ये पूरी देवी शक्ति है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ होता है, जैसे फायर, अर्थ, फिर वाटर, इन सभी एलिमेंट्स को मिलके क्या बनता है भाई, कोई सब्सटेंस बनता है, कोई एटम एटम कोई चीज नहीं होती, ऐसा बोला। तो डेमोक्रेट्स को किसी ने बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया। अब समझे अब बात क्या हुआ था वहां। और यस सर। अभी तो मामू लगे ना आपको, अगर किसी को बोले भाई एटम का बनता, बोलोगे हाँ सही है एटम का बना होता है, लेकिन उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। किस टाइम की बात करें, 430 BC, बिफोर क्रिस्ट, ओके, बहुत पुरानी बात है। लेकिन अब बात क्या हुई, अब जैसे जैसे सदियां बदलने लगी, 19th सेंचुरी आई, तो 1808 में या उसके आसपास जो डाल्टन था, उस डाल्टन ने क्या किया पता है, उस डाल्टन ने अच्छी सी थियरी दी, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल किए, और उसने अपनी पूरी थियरी दी। याद है आपको डाल्टन ने क्या थियरी दी थी, आज एग्जाम में आएगी। यस सर, एटम इनडिविजिबल है और वो सब थियरी के पोस्टुलेट्स उसने दिए थे। यस, कि दो एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट्स के सभी एटम्स एक दूसरे जैसे ही होते हैं, लेकिन वो जो है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट डिफरेंट होता है साइज शेप में। फिर उसने ये बताया कि कंबाइन होंगे फिक्स अमाउंट में, जब एटम कंबाइन होंगे तब जाके वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड, ये ऐसा किसने बोला था, डाल्टन। लेकिन अब सभी साइंटिस्ट को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, जैसे सबने डाल्टन को थोड़ा थोड़ा क्या किया बच्चों, एक्सेप्ट किया, जैसे जैसे सब थोड़ा क्या किया उन्होंने, एक्सेप्ट किया। ओके चलो, अब जैसे ही डाल्टन ने एक्सेप्ट किया, अब क्या होगा, तो बात ये बन गई कि उसने बोल दिया अब ये जो एटम होते हैं ना उसको आप लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर कई सारी ऐसी घटनाएं घटी कि जिससे पता चला कि यार एटम के अंदर भी कोई ना कोई चीज है। आप समझे बात। यस सर ऐसा कैसे पता चले, तो मैं आपको बताऊं, आप फिजिक्स में पढ़े हुए होंगे कि यहाँ पे एक आप फर ले लो, फर, ऊन घैंटे के ऊपर होता है ना, घैटू, हाँ ओके हाँ, तो उसके ऊपर एबोनाइट का रोड ले लो, और उस एबोनाइट के रोड को आप फर के ऊपर क्या करो भाई, पूरा फ्रिक्शन के साथ घिसो इसको, अट्रैक्ट करेगा।
नहीं, फिर वो कागज को अट्रैक्ट करेगा। यस सर, ओके। चार्ज होते हैं इसलिए। हाँ, तो अब उस टाइम पे तो किसी को पता नहीं था, उन्होंने बोला यार इसमें कोई ना कोई चीज तो हो रही है। जैसे फर के एटम जो होते हैं वो कहीं रोड के ऊपर तो नहीं चले जाते, और रोड के एटम के फर पे नहीं चले जाते, तो इसमें चार्ज आया क्यों, ये चार्ज आया कहाँ से, वो चीज मेन है। आप समझ सकते हो, कि वो चार्ज यस आया कहाँ से, वो मेन है। ओके, तो ये चार्ज कहाँ सर, से। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं ना, तो अबे पूरी गधे हो, ऑर्बिट कंप्लीट नहीं। अबे गधे हो, तुझे अभी पता है, उस टाइम पे थोड़ी ना पता था ये सब चीजें। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रही हो, अभी तो उनको पता है ये सिर्फ एटम है, उनको कहाँ पता है कौन सी चीज है, वो ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई चीज तो हो रही है। अगर मैं वहां पे होता ना फिलोसोफर, तो मैं कुछ ऐसी फिलोसॉफी झाड़ता। अब देखना, पता है कि हम लोग विंटर में क्या करते हैं, कोई एक बंदा होता है उसको हम लोग बिठा देते हैं चेयर के ऊपर, फिर हम क्या करते हैं चेयर के ऊपर पीछे बिठा के से पीछे से टॉवल टोवल तौलिया वोलिया लेके उसको मारते हैं, उसको बोलते हैं तेरे पाँव टच नहीं होने चाहिए नीचे। वो यस करता है सर हर रोज क्लास में। हाँ, फिर क्या करना है पता है, उसको टच करना है। सपोज यहाँ पे कोई बंदा आया और उसको टच किया, तो उसको क्या लगेगा भाई, थोड़ा करंट लगेगा। करंट करंट लगेगा। लगेगा। अब आप सोचो, अब सोचो, अब सोचो, बहुत मस्त सोचने वाली बात है। जैसे उसके हाथ में से कोई नाखून के मोलिक्यूल्स या नाखून के एटम्स दूसरे पर्सन के पास तो नहीं चले गए, या फिर उस पर्सन के एटम इसके ऊपर नहीं चिपके, सभी एटम अपनी जगह पे, लेकिन उन एटम के बीच में भी, उन एटम के बीच में भी कोई ना कोई क्या हुआ भाई, कोई सब्सटेंस है जो यहां से इसमें ट्रांसफर हो रहा है। आप समझे पूरी बात। यस सर। हाँ तो सर। वो क्या है, सभी एटम्स तो यहीं पे है, तो मतलब एटम के अंदर ऐसी कोई चीज है जो यहाँ से जंप लगा के यहाँ पे जा सकती है। दूसरी एक बहुत मस्त चीज बताऊं, जब विंटर पे आप कई सारे क्लोथ्स पहनते हो ना, तो पूरे मतलब स्पार्क होते हैं। हाँ सर, अंदर अंदर के साइड पे यस, स्पार्क होते हैं और शरीर पे। कई बार जो हमारा ब्लैंकेट होता है, अगर ब्लैंकेट के साथ अगर हमारे नाखून घिस जाए, तब क्या होता हाँ है, सर, उसमें भी स्पार्क होते स्पार्क हैं। होता है। ओके, तो ब्लैंकेट के मॉलिक्यूल्स तो आपके नाखून पे नहीं है, या फिर आपके नाखून के मॉलिक्यूल्स ब्लैंकेट पे नहीं जा रहे, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज का ट्रांसफर हो रहा है। तो वो है क्या, मीन्स योर योर एटम इज डिविजिबल। आई पूरी बात समझ में आप बच्चों को। यस सर। सर वो लास्ट लाइन यस आपने क्या बोली, प्योर क्या? प्योर बोला, प्योर नहीं। हाँ हाँ। ठीक से सुनना। सबकी उड़ाता है, तेरी तेरी उड़ जाएगी बाद में। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। तो मतलब अभी हमें ढूंढना है एटम के अंदर क्या है। अगर अब हमारे पास कौन से क्वेश्चन अराइज होंगे, अब कितनी दिक्कत आएगी वो सोचो। अगर क्या एटम अभी भी डिवाइड हो सकता है, क्या एटम के अंदर भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते होंगे, अगर होते हैं तो कौन कौन से होते होंगे, कौन कौन से। और हाँ दूसरा, कि फिर ये एटम स्टेबल कैसे रहता होगा, उसके ऊपर चार्ज कैसे रहता होगा, ये सब चार्ज कहाँ पे अरेंज हुए होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते माइंड में। हाँ सर। यस सर। अब सब साइंटिस्ट इसके ऊपर लग गए कि भाई एटम के अंदर कौन सा पार्टिकल्स है। समझे बात। यस सर। तो गधे, तो अब उन लोगों ने क्या किया पता है, अब सभी साइंटिस्ट आए, फिर उनको पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये सब की डिस्कवरी देखेंगे हम लोग, ये सब कैसे डिस्कवर हो। तो सबसे पहले हम किसकी डिस्कवरी देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की। और ये सभी क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है कि भाई अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है तो कितने पार्टिकल्स हैं, कहाँ पे अरेंज हुए होंगे, कैसे अरेंज हुए हैं, कैसे करना है वो। चलो, मूवी देखना चाहोगे आप इसके ऊपर, 10 मिनट का। हाँ हाँ, चलो चलो सर, देख लेते हैं और क्या। चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ। हुआ क्यों नहीं सर ये भाई। पूरी रिसर्च करके रखी है आपने? हाँ, सोच रहा था मजा आएगा पढ़ाने में, लेकिन ये खुल नहीं रहा, एक सेकेंड ना खुलेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो आया।
अरे अनु अभी 11th की क्लास चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। यस सर। क्लियर आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर। अरे अरे देखो, कल हम बहुत डीप में देखने वाले, चिंता मत करना, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की ट्राई करो कि इलेक्ट्रॉन कैसे आए। कल मैं पूरा डीप में चलाने वाला हूँ, ये तो सिर्फ ट्राई करो, ठीक है? चलो। इलेक्ट्रॉन, जिसको हम जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज के रूप में, आज हम बात करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि साइंस में होने वाली छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी चीज़ों को जन्म दे देती हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और हो सके तो इसे शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो अब स्टार्ट हो रहा है, और तब तक मुझे फ्रेंड्स, अब आप पूरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, उस पीरियड में फराडे ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कर दी थी। फराडे ने अपने फराडे सेल बना दिए थे। उस समय लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और उस पर काम भी करा जाने लगा था। हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क के बारे में भी जान लिया था कि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को टच करते हैं तो एक स्पार्क दिखता है और एक छोटी सी बिजली चमकती है और थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। तब तक ये सब हमने चीजें ढूंढी स्पार्क नहीं। के बारे में जान लिया था और लेबोरेटरी में हम यह सब कर भी चुके थे। और उस समय आसमान में बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, बारिश के मौसम में भयानक एनवायरनमेंट होना, इन सब चीज़ों के द्वारा जो रिलीजियस लीडर होते थे वह लोगों को डराते थे। रिलीजियस लीडर यानी कि प्रीस्ट, या फिर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पादरी, यानी कि जो धर्म में बिलीव करते हैं। वह कहते थे कि ईश्वर जब नाराज होता है तो ज्वालामुखी फटते हैं। ईश्वर जब नाराज होता है तो इस तरह से बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। तो बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, यह पूरी तरह से एक दैवीय प्रक्रिया है। यह तो पूरी तरह से ईश्वरीय प्रकोप है। जब मानवता भ्रष्ट होती है, जब मानवता गलत रास्ते पर चलती है, तो ईश्वर इस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। तो यह सब आपको पता है अभी जो कोरोना वायरस है तो क्या चर्चा हो रही है? सेम चीज आप कोरिलेट कर सकते हो। हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ सर। अभी कोरोना आ गया, क्यों? तो हम सबके पाप बढ़ गए। अभी कई सारे धर्मगुरु ऐसे बोलते हैं कि चीन वाले जिंदा मछलियां खाते थे या फिर जिंदा पशु पक्षी को खाते थे। तो मीन्स कि अभी जो है हमारे सबके पाप बढ़ गए, तो कुदरत ने ही ये भेजा है कोरोना, ऐसा बोलते हैं। आपको पता है ना ये चीज? हाँ सर, हाँ सुना है, बहुत सर। लोग लोग से सुना है। कहते थे। पहले भी ऐसा ही था, सेम चीज है। अब पादरी बोले कि आसमान में बिजलियां हो रही है, तो ये जो है देवी शक्तियां है, हमारे पाप बढ़ गए इसलिए हो रहा जो है। धर्म के आधार पर जनता को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। लेकिन उस समय एक साइंटिफिक कम्युनिटी भी होती थी जो वास्तविकता में विश्वास रखती थी, जो सिर्फ किसी के कहने में नहीं आती थी। वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, उसके पीछे जाती थी। उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वह पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि पादरी लोग तो फालतू बोल रहे हैं, भगवान का प्रकोप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, यह सब फिजिकल फिनोमिना है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। जैसे हम लैब में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो स्पार्क पैदा होता है, वैसे ही आसमान की बिजली भी होती होगी। बस फर्क यह है कि लैब में वह छोटे स्केल पर होती है, लेकिन आसमान में बड़े स्केल पर। तो इस पर प्रीस्ट लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप हमें प्रूफ करके बताइए। तो इस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आप अपने पॉइंट को भी प्रूफ करके बताइए। तो प्रीस्ट लोगों की तो कोई रियलिस्टिक अप्रोच थी नहीं, तो वह क्या प्रूफ करेंगे। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मैं इसको प्रूफ करूंगा। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक चर्च को चुना जो कि हाइट पर था, और वह अमेरिका की ऐसी जगह पर गए जहाँ पर आए दिन बिजली चमकती थी, पानी बरसता था, बादल गरजते थे। वह ऐसी जगह पर एक्सपेरिमेंट करने गए। उन्होंने वह रात चुनी जब बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, और वह चर्च के ऊपर
गए और उन्होंने वहां जाकर पतंग उड़ाई। उन्होंने उस पतंग में कोई मेटल बांध दिया था और उसकी डोर के साथ उसने वायर बांध दिया, या फिर उसकी डोर गीली रही होगी और उन्होंने वह पतंग बहुत ऊंचाई तक उड़ाई, जिससे कि वह बादलों के पास जा सके जहां बिजली का यह फिनोमिना हो रहा है। और कहा जाता है कि उस रात उन्होंने एक झटका भी खाया और एक सायरन को भी बजाया जो कि चर्च में लगा हुआ था, और उन्होंने डेमोस्ट्रेट कर दिया कि यह एक फिजिकल फिनोमिना है, यह इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। तो यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना फिजिक्स के लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट पर काफ़ी सारे विवाद भी हैं। कईयों का तो मानना है कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया, क्योंकि आसमान में जो बिजली है वह इतनी पावर की होती है कि अगर कोई इंसान पर पड़ जाए तो वह जिंदा रह ही नहीं सकता, उसकी ऑन स्पॉट डेथ होगी। इस पर काफ़ी सारे विवाद हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रियलिटी रही होगी। अब पादरियों ने कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि यह एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है। फिर उनकी एक और बात शुरू हो गई। उन्होंने कहा अगर ये इलेक्ट्रिकल इवेंट है तो आप इसको अपने लैब में करके बताओ, इसे प्रूफ करके बताओ। उन्होंने साइंटिस्टों को चैलेंज दिया कि आप इसे प्रूफ करके बताइए, तभी हम आपकी बात मानेंगे। तो इस पर कौन सामने आया? जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने उनका यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर बादल का गरजना, बिजली का चमकना एक फिजिकल फिनोमिना है तो क्यों ना वैसी ही फिजिकल कंडीशन हम लैब में करके बताएं और इन पादरियों को जवाब दें कि अगर बादल का गरजना, बिजली का चमकना ईश्वरीय प्रकोप है तो मैं भी आज से ईश्वर हुआ, मैं भी यह चीज़ को लेबोरेटरी में प्रूफ करके बता सकता हूँ, मुझे भी ईश्वर का सम्मान दिया जाए। उन्होंने ऐसा कहा। अब उन्होंने अपना वह एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ओके, ये हाँ तो बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट किया है वो हम कल देखने वाले हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से ही हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। अब आपको बात समझ में आ रही है? सर वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है वो हम कल देखने वाले हैं। ओके, चलो और बताओ। ओके सर। ओके सर। अबे वो ठेसिया, अभी 11th का क्लास चल रहा है। अबे तू किधर आ आपने गया? एंटर करवा दिया ना? हाँ मैंने सबको एंटर कर दिए थे, क्योंकि आप वापिस ना चले जाओ। चलो बच्चों, कल मिलते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे, ठीक है? यस सर। ओके चलो बाय बच्चों। बाय सर। और 12th वाले वापिस ज्वाइन करो।